देव के जंगलों में जो आदिवासी बैठे हुए हैं, क्या उनके हिसाब से करिकुलम डिसाइड होगा? जाहिर सी बात नहीं होगा। और जो वो नहीं होगा तो दिल्ली में बैठा कोई एसी कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति उनके हिसाब से करिकुलम डिसाइड नहीं करेगा। वो डिसाइड करेगा कि मार्केट में किस तरह की ज़रूरत है और वहाँ पर एजुकेशन की किस तरीके से, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसे में सेंट्रलाइज हो जाने से जो उनका हक है वो हक छीनता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो स्टेट के पास जो हक था, कॉन्स्टिट्यूशन जो राज्य सरकारों को हक दे रखा था, वो भी उससे गायब होता है, वो भी उससे छीनता है। तो इसलिए ये डेमोक्रेसी के लिए यहीं पे भाजपा का तो ये कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये हमें नई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमें गुलामी के काल से बाहर निकालेगी। इसका मतलब पिछले 75 सालों से गुलामी चल रही थी, इसका मतलब तो ये हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल अगर हम लोग देखें तो इस एजुकेशन पॉलिसी का पूरा ड्राफ्ट अगर करेंगे और पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कुछ अमेरिकन स्टाइल, कुछ यूरोपियन स्टाइल को ही कॉपी करके कट करके यहाँ पेश किया गया है। तो गुलामी से बाहर निकालने वाला तो कोई दस्तावेज है नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं कि उन्हीं का कट कॉपी पेस्ट यहाँ पर ला करके रख दिया गया है। तो वो एक चीज़ है। दूसरा, इसको अगर आप समझेंगे तो पता चलेगा कि ये जिस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी 1989 में जब यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ की जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ पर ये दस्तावेज आया था 1989 में, और उससे ये आइडिया चुरा करके यहाँ पेश किया गया है। तो ये गुलामी से मुक्ति दिलाने वाला कोई दस्तावेज नहीं है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो ये कहती हो कि इस देश की मिट्टी या इस देश के लोगों की जो उसकी जो ज़रूरतें हैं या उसकी जिस तरह की कंडीशन है उसके हिसाब से बात करें। यूनिवर्सिटी एजुकेशन पॉलिसी का दस्तावेज कहता है कि मल्टी जो डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी। आप एक चीज़ बताइए, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की खास बात होती है उसका एक स्पेशलाइजेशन होता है। आप मीडिया में है, मीडिया में ऐसा नहीं है कि सारे तरीके का मीडिया को जो है हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए होंगे, कहीं प्रिंट होगा, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, कहीं अखबार होगा, बहुत सारे, उसमें भी बहुत सारे सेग्रीगेशन होंगे। अगर अखबार भी है तो संपादकीय वाला एक अलग तरीके का कंटेंट होता है, उसकी राइटिंग का मेथड अलग है, एक रिपोर्टिंग का अलग तरीका होता है, एक कहानियों का लिखने का, तो हर एक अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको हर एक लोगों को एक जगह बैठ के एक ही क्लास में बैठा कर सबको पढ़ा दिया जाएगा, नहीं होगा। आपको उर्दू वाला भी जर्नलिज्म सीख रहा है, उसके लिए भी ऐसा हो जाए, और जो है आपका हिंदी वाला और बंगाली वाला और अरबिक और पर्शियन में भी जो चीज़ें सीखना चाह सबको एक जगह नहीं बैठाएगा, सबके लिए अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग होगी। तो ऐसे में क्या ये दस्तावेज इस देश में, आपको मैं बता दूं कि अभी की तारीख में वर्तमान हालात में लगभग 44 भाषाओं में एजुकेशन दी जा रही है। 44 में न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ कहती है 14 लैंग्वेज, 14 भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। क्या ये इस देश की ज़रूरत के हिसाब से? नहीं, ज़रूरत के साथ नहीं। बहुत आप देखिए, अगर ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, बहुत छोटे छोटे इलाकों में जाएंगे, बहुत अलग अलग छोटी छोटी रीजनल लैंग्वेज भी चलती है, बोली और जो बोलियाँ हैं बहुत छोटी छोटी अलग स्क्रिप्ट है। गोंडी जैसे एक स्क्रिप्ट है, गोंडी को दिल्ली में बोलने वाले पढ़ने वाले कितने लोग हैं, लेकिन गोंडवाना के इलाके में तो गोंडी है ना। गोंडी में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उसको परस्यू कर, तो क्या एजुकेशन पॉलिसी गोंडी को प्रमोट करेगी? नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है कि इस देश के ज़रूरतों के हिसाब से नहीं है, वो इसको गुलामी से आज़ाद दिलाने वाले। इसी सवाल को मैं थोड़ा आगे और ले जाऊँ तो कुछ जैसे 9, 10, 11, 12 के जो कोर्सेज हैं उसमें कुछ चैप्टर हटाए गए हैं, कुछ चैप्टर ऐड करे गए हैं, कुछ शायरों की जो शायरी है वो भी हटाई गई है। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, एक चीज़ समझिए कि जब पॉलिसी में सेंट्रलाइजेशन होगा तो करिकुलम भी सेंट्रलाइज करेंगे, और करिकुलम जब सेंट्रलाइज होगा तो जाहिर सी बात है जिस पार्टी की सरकार होगी करिकुलम भी उसी के फ़ायदे के हिसाब से तय होगा, क्योंकि एजुकेशन एक टूल के बतौर इस्तेमाल होगा। एजुकेशन ये समझ लिए कि पार्टियों के जो घोषणा पत्रों में जिस तरीके का आइडियाज़ होते हैं उसी का निचोड़ यहाँ पर रखा जाएगा, उसी हिसाब के कंटेंट होंगे। जो शायर, जो कवि, जो लेखक उस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में होगा या उसके आइडियाज़ उनके अगेंस्ट में जा रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उसका कंटेंट वहाँ पर नहीं होगा। को स्पेस नहीं मिलेगा वहाँ पर, ऐसे और भी तमाम तरीके के लोगों को स्पेस नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर उन्हीं लोगों को स्पेस दिया जाएगा जो सरकार के पिछलग्ग होंगे, जो सरकार की वाहवाही करते होंगे, जो सरकार की हुजूरी कर रहे होंगे, उन्हीं को वहाँ पे स्पेस मिलेगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो इसीलिए खतरनाक है। डाइवर्सिटी का इसलिए होना इसलिए ज़रूरी है कि ये सब जो माउथ पीस बनने का जो ये जो सेंट्रलाइज करके जो कर रहे हैं इसके खतरे हैं। ये देश की डेमोक्रेसी को जो है बहुत कमज़ोर करेगा। क्यों? भाजपा का एक ये भी आरोप है कि बीते 75 सालों में कांग्रेस ने को पढ़ाया बच्चों को, जिससे कि वो आज मुगल को ग्लोरीफाई करके कांग्रेस दिखाती है, उनका ये आरोप है। बीजेपी सरकार देखिए, तो क्या 700 साल को आप गायब कर सकते हैं? क्या इतिहास से 700 साल को इरेज कर देंगे आप? नहीं कर पाएंगे। आप उसको यहाँ पढ़ाने से बंद कर सकते हैं, लेकिन इतिहास के चक्र से उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो कि भाई मुग़ल 1206 से लेकर के आप कह दें 1857 तक कोई हिस्ट्री नहीं है। आप कर सकते नहीं कर सकते।
क्यों ये किया जा रहा है? बीजेपी क्यों करे? क्योंकि वो एक ऐसा फेज है जहां बीजेपी जिनको आइडियलाइज करती है उन लोगों के रोल वहां पर नेगेटिव है। बीजेपी जिन लोगों को आइडियलाइज कर रही है उनका मुगलों के दौर में रोल नेगेटिव है। क्या मुगलों के कंट्रीब्यूशन को आप नकार सकते हैं? आप पॉलिटिकली उनको दुश्मन बना सकते हैं, पॉलिटिकली आप उसको गाली दे सकते हैं। क्या लाल किले को इरेज किया जा सकता है इस दिल्ली की धरती से? क्या कुतुब मीनार को आप इरेज कर सकते हैं? कुतुब मीनार पे तो अभी दोबारा सवाल जवाब अलग डिबेट है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या उसको वहाँ से ख़त्म किया जा सकता है? क्या ताजमहल को ख़त्म किया जा सकता है? आगरे के किलों को ख़त्म किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, नहीं इरेज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपका पॉलिटिकल एनिमी जो है आपने मुसलमानों को बनाया हुआ है और मुसलमानों की लीनियज वहाँ से शुरू हुई है, इसलिए आप उनको गाली दे रहे हो, इसलिए उनको किताबों से बेदखल करने की कोशिश करें। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दलित, वंचित, आदिवासियों का आपको क्या स्कोप दिखता है और क्या स्पेस दिखता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या दिक्कत आएगी? देखिए, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को दलित और आदिवासी के एंगल से बात करेंगे तो आप समझिए कि लगभग 43% जो दलित हैं वो बीपीएल की कैटेगरी में, बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में। तो जाहिर सी बात है अगर एजुकेशन प्राइवेटाइज होती है तो वो 43% परिवार जो खाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं उनके पास एजुकेशन लेने का मतलब मादा नहीं होगा, उनकी कैपेसिटी नहीं होगी। और जिसके पास रहने को घर नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, उसको लोन भी कोई नहीं देगा, बैंक भी उसको लोन देने नहीं जा रही। जाहिर सी बात है उस परिवार का बच्चा जो है वो इस शिक्षा से बाहर हो जाएगा। आदिवासी लगभग 37% आदिवासी तो बीपीएल की कैटेगरी में। एक चीज़ तो है, लेकिन उससे भी बड़ी तादाद में आदिवासी ऐसा है जो जंगल में रह रहा है, ठीक, और जंगल में अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहा है। और ऐसी सिचुएशन में अगर उसका जंगल ज़मीन छीनता है तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति जो है आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तरफ तो नहीं जा पाएगा। और वो इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका प्राइमरी कंसर्न होगा अपनी ज़मीन को बचाना, अपने जंगल को बचाना और अपने घर को बचाना। जब वो अपना घर नहीं बचा पाएगा तो फिर वो एजुकेशन लेकर के क्या करेगा? उसके लिए प्राइमरी टारगेट है अपने घर को बचाना, उसका घर नहीं बच रहा है और सरकार चाह रही है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले ले, जहां पर आज की तारीख में सड़क नहीं पहुंची है। माइनिंग करने के लिए कंपनियां पहुंच चुकी हैं, ज़मीन को हड़पने के लिए पूंजीपति अडानी अंबानी पहुंच गए हैं, लेकिन उसके घर तक जो है स्कूल नहीं पहुंचा। आप चाह रहे हैं कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले लें और वो भी आप देना चाह रहे हैं अपने तरीके से, वो नहीं ले पाएगा। तो इसलिए ये एजुकेशन का जो पूरा का पूरा मैकेनिज़्म है दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, पासमानदा और महिला, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें महिला है। वो किसी भी तबके की होगी वो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगी, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन होने के बाद घर में, क्योंकि सरकार सपोर्ट नहीं करेगी आपको कि भाई सरकार आपको डिवाइसेस दे दे, सरकार आपको फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड कर दे, सरकार आपको बिजली भी फ्री में दे दे, सरकार आपको पढ़ने के लिए प्रॉपर स्पेस भी दे दे, वो नहीं करने जा रही सरकार। तो आपके पास लिमिटेड जब स्पेस होगा तो जाहिर सी बात है अगर परिवार में 2 बच्चे हैं, उसमें एक बेटा है एक बेटी है, तो जो सामान्यतः परिवारों के हालात होते हैं उसमें बेटा को तो मिल जाएगा, बेटी को नहीं मिलता। और जब बेटी को नहीं मिलेगा तो 50% आबादी, सीधा पूरे देश की 50% आबादी प्रभावित होने जा रही है। ऐसे में ये बहुत खतरनाक डिसीजन होगा अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तो। और इसके अलावा एक चीज़ समझिए कि एजुकेशन के बाद रोज़गार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझेंगे, जब सारी चीज़ें प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो एक तो रिजर्वेशन का वो नहीं रहेगा, रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगा। दूसरा, जब प्राइवेटाइज हो जाएगी, सब ऑनलाइन हो जाएगा तो नौकरियां भी कम मिलेंगी। रिजर्वेशन तो पहले खत्म हो, उसके बाद नौकरियां भी आपकी 40 से 50% घट जाएंगी, क्योंकि ऑनलाइन में तो एक व्यक्ति यहाँ से बैठ, यहाँ पे भाजपा का तो ये कहना है कि जैसे जैसे प्राइवेटाइज हो जाएंगी चीज़ें उससे ज़्यादा नौकरियाँ बनेंगी, उनका ये कहना है। नहीं, देखो उनका कहना है अगर आत्मनिर्भर वाली बात है तो आप देख लीजिए पूरी दुनिया में जहाँ पर भी ऑनलाइन एजुकेशन हुई है या जहाँ पर भी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, क्या वहाँ पर रोज़गार बढ़ा है? इसका तो बहुत बेसिक सा आपको एग्जांपल मिल जाएगा। आप यूरोप से लेकर कहीं भी उठा करके देख लीजिए, किसी भी देश में देख लीजिए जहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन की वजह से नौकरियाँ बढ़ी हों, एक भी एग्जाम्पल होगा तो आप मान जाएंगे। नहीं है ऐसी कंडीशन, प्राइवेटाइजेशन की वजह से कहीं पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि रोज़गार बढ़ रहा हो, बल्कि रोज़गार घटे हैं प्राइवेटाइजेशन के चलते। और आप देख लीजिए आज की तारीख में आप देखिए कि उड़ीसा में एक माइनिंग लगाई गई। माइनिंग के दरमियान ये कहा गया कि भाई यहाँ इस माइनिंग के ज़रिए इस इलाके के जो आदिवासी होंगे उनको रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन माइनिंग में जैसे ही जो है कंपनियाँ, मशीनें लगनी शुरू हुई, मशीनों के लगने के बाद रोज़गार ख़त्म हो गया, रोज़गार कम हुआ। लिहाजा आपको एक एग्जांपल देखने को मिलेगा कि पिछले महीने जो है जो अनुसूचित जनजाति आयोग है उसने उड़ीसा के जो एक कोकराझार जो डिस्ट्रिक्ट था उसके कलेक्टर आशीष ठाकरे को एक नोटिस भेजा था
और नोटिस में ये कहा था कि वहाँ के डीजीपी को कि इन आशीष ठाकरे साहब को तुरंत गिरफ्तार करके आप कमीशन के सामने पेश करें, क्योंकि इन्होंने जो सरकार ने इन आदिवासियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये इनको रोजगार देंगे और ये नहीं प्रोवाइड करा पाए, इसलिए इनको अरेस्ट किया जाए। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से कहीं पर भी रोजगार आज तक नहीं बढ़ा है। जब तक आपकी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगी, पब्लिक फंडेड रहेंगी, तभी आप जाकर के चीज़ों को बचा सकते हैं, रोजगार को बचा सकते हैं, अदरवाइज नहीं बचेगा। जी, भाजपा में बताया जाता है कि नंबर हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो कैसे रोका जाएगा? देखिए, लोकसभा राज्यसभा में नंबर तो तब भी थे जब इस देश में कृषि कानून लाए गए थे और उन्होंने पास करा लिए थे, लेकिन हमने देखा कि साल भर के बाद उन्हीं नंबरों के होने के बावजूद भी जो सरकारें हैं उन्होंने अपने जो है मत जो है वापस लेना पड़ा था। और हुआ ये कि जो है पूरा का पूरा जो पब्लिक का जो प्रेशर है, उस पब्लिक प्रेशर में ही जो है आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें वापस होती हैं। किसान का जो बिल थे वो भी पब्लिक प्रेशर में वापस हुए, उसके लिए लगातार लगभग साल भर तक आंदोलन चला। अब ऐसे दौर में जब फिर से एनईपी के खिलाफ मूवमेंट बन रहा है, तो इस मूवमेंट के दबाव में सरकार को फिर से वापस लेना पड़ेगा। जी, ये एक ऐसा मसला है कि जिस तरीके का नोटबंदी को लेकर के आर्गुमेंट जब शुरू में दिए गए थे कि भाई कैशलेस इकॉनमी होगी, लेस कैश इकॉनमी होगी, या इससे करप्शन खत्म हो जाएगा, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा और इससे काला धन खत्म हो जाएगा, वो सारे तो आइडिया जो है फेल हो चुके हैं। और जिस तरीके की रिपोर्ट आई और जो आपका सवाल है, वो तो जाहिर सी बात है लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये को जो किसी भी पॉलिसी को लाने से पहले जो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि स्टडी करना, जो बेसिक जो रिसर्चर्स का काम होता है, सरकार की जो प्राइमरी ड्यूटीज़ में है, सरकार ने वो बिना किसी प्लानिंग के किया तो वो हुआ, और उसका रिजल्ट आज देख रहे हैं कि भाई इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं। तो ये सीधे सिंपल सी बात। सर, 5th क्लास के बाद से इंग्लिश को इंडक्ट करा जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि इंग्लिश लोगों पर थोपी जा रही है कि नीड है? देखिए, इंग्लिश को अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज के बतौर आज की तारीख में इस पूरे देश में और एक ही दुनिया में जो है इस्टेब्लिश है। देखिए, इंग्लिश एक ज़रूरी हिस्सा हो गया है। अब अगर एजुकेशन को देखें, ये इसलिए ज़रूरी हिस्सा हो गया क्योंकि सरकारों ने अपने देश में जो है अपनी जो ज़रूरत के मुताबिक एजुकेशन को कभी प्रमोट नहीं किया। इस लोगों की जिस तरीके की ज़रूरत थी, जो जितनी यहाँ पे भाषाएं थी, अगर उन भाषाओं पर फोकस शुरू से किया जाता तो इंग्लिश का आज ये मोनोपोली नहीं होता। लेकिन सरकारों ने नहीं ध्यान दिया, सरकारों ने इंग्लिश पर फोकस करा। इंग्लिश जो है आपकी इंस्टीट्यूशंस में चलती रही, सरकारी कामकाज में भी उसका उपयोग होता रहा और धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं लगातार वो इस्टेब्लिश होती गई। तो आज की तारीख में देखेंगे तो इंग्लिश तो ज़रूरी हो गया, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो रीजनल लैंग्वेज है वो ऐसा ना हो जाए कि इंग्लिश के चलते वो ख़त्म हो जाए। और आप हिंदी डिबेट पे क्या बोलेंगे, जो हिंदी लैंग्वेज के ऊपर डिबेट छिड़ी पड़ी है? हिंदी और लैंग्वेज के ऊपर कौन सी जो डिबेट है, जो साउथ वर्सेस नॉर्थ वाली, देखिए ये डिबेट बहुत पुरानी है, ये आज की डिबेट नहीं है। आज से 50 साल पहले भी ये डिबेट लगातार चल रही थी। और 50 साल पहले का अगर हम लोग इतिहास उठा करके देखें तो जब हिंदी को जब थोपने की कोशिश हुई है लगातार रीजनल लैंग्वेज की तरफ से, या ये कहिए कि बाकी भाषाओं की तरफ से, रीजनल भी नहीं कहना चाहिए उनको, बाकी भाषाओं की तरफ से लगातार उनका जो है विरोध होता रहा है। और उस विरोध की वजह यही है कि आप थोपने की कोशिश मत कीजिए, आप सबको इक्वली ट्रीट कीजिए। अगर भाषाओं के हिसाब से देखेंगे तो लगभग कुछ के हो सकता है कि बोलने वालों की संख्या ज़्यादा हो, किसी की कम हो सकती है, लेकिन आप ये कह दें कि इसको वरीयता दी जाएगी स्टेट की तरफ से, दूसरे को वरीयता नहीं मिलेगी, तो ये तो थोपने वाली चीज़ हो गई। और वो किसी भी भाषा के ऊपर जब आप दूसरी भाषा को थोपेंगे तो जो वो पहले के बोलने वाले जो है उसको स्वीकार नहीं करते, तो वो डिबेट लंबा है और वो चलता आ रहा है, वो चलेगा। तो यही सवाल सर, क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारी बहुत सिंपल मांग ये है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए जो एक्सक्लूजन किया जा रहा है, इस एक्सक्लूजन को ध्यान में रखते हुए इस पूरी की पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को विड्रॉल किया जाए, वापस लिया जाए। और जिस तरीके के सजेशंस इसमें दिए गए थे, ज़रूरत जिस तरीके के लोगों की, उस ज़रूरत के हिसाब से अगर आप लाना चाहते तो उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग लाया जाए। जी, थैंक यू। तो ये चलिए, ये हमारे साथ जितेंद्र मीना जी, जैसा कि आपने सुना कि इनकी एजुकेशन पॉलिसी भी क्या ठीक थी। दिल्ली टाइम्स के साथ बने रहिए, धन्यवाद।